सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कुछ बड़े बड़े न्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। एंड आज बार्सिलोना के खेमे से बहुत सारे न्यूज़ है, रियल मैड्रिड के खेमे से एक दो न्यूज़ है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे से भी 7-8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए बातचीत करना स्टार्ट करते हो। तो पहले बात करते कल FA कप की। कल FA कप में बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला। सरप्राइजिंगली चेल्सी ने एस्टन विला को विया पार्क में जाके हरा दिया। मतलब इट इज़, बट आप समझ ही सकते हो कि बैक टू बैक अब उल से मैच हार रहे हो और छोटे छोटे टीम से मैच हार रहे हो, और विला पार्क में जहाँ पे एस्टन विला के एक बहुत ही बढ़िया रन चल रहा है। ऑल्दो उनका जो लास्ट फिक्सचर था न्यूकासल यूनाइटेड के साथ, वो भी शायद उन्होंने 3-1 से मार्जिन से हारा था। तो बैक टू बैक एस्टन विला का भी एक कंसर्न होते हुए उनका जो फोर्ट्रेस था और उनका जो रनअप प्ले था, इस उनका जो होम गेम का विला पार्क था, तो बैक टू बैक वो 2 गेम हार चुके हैं। अब विला पार्क में नेक्स्ट गेम होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो 2 चीज़ हो सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वहाँ पे हरा के विला पार्क का जो मतलब वो फोर्ट्रेस एकदम ही खत्म कर दे, या फिर एस्टन विला अपना जो सारा गुस्सा है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर दे दे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े मार्जिन से जीत या फिर एक बड़े मार्जिन से हार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कल के मैच का। कल के मैच में एक अनयूजुअल एक प्लेइंग 11 देखने को मिला। अब फ्रंट में विदाउट सेंटर फॉरवर्ड कल उतरा पोचिनो की टीम। फॉल्स नाइन कोल पाल्मर खेल रहा था। लेफ्ट विंग साइड पे था आपका निकोलस जैक्सन और राइट विंग साइड पे था आपका मडुएके। उनका जो मिडफील्ड था कल का आइसेडो, कॉर्नर गैलेगर और आपका एंजो फर्नांडिस का मिडफील्ड था। बदिशिल और एक्सेल डिसाल्वे को खिलाया गया था सेंटर बैक पेयर। तो कहने कि एक हॉच पॉच वाला एक अनकन्वेंशनल थोड़ा प्लेइंग 11। लेकिन कल का मैच में जो मैंने देखा, थोड़ा बहुत एक ग्लिम्सेस है कि चेल्सी अपने प्लेइंग 11 के साथ क्या कर सकता है। देखो चेल्सी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, साइड में रखो, लेकिन चेल्सी के पास यूथ एनर्जी है। जो आप बोलो एक्सेल डिसाल्वे बोलो, मालो गुस्तो बोलो, या फिर आप मदुयुके बोलो, निकोलस जैक्सन बोलो, कोल पाल्मर बोलो, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, ये 90 मिनट तक एक ही इंटेंसिटी से प्रेस कर सकते हैं, एक ही इंटेंसिटी से खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेल्सी के पास सारे जो प्लेयर्स हैं वो अंडर 21-22 के अंदर है। बहुत सारे मैच में चेल्सी ये बहुत बार प्रूव करते हुए, अगर चेल्सी लो ब्लॉक टीम को खोल नहीं पाता, ठीक है, लेकिन अगर चेल्सी को प्रेस करते हो ना तो चेल्सी काउंटर में आपको हिट कर सकता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कल के मैच में था, राइट। एंड आप बोलो फाइनल थर्ड में बोलो या फिर फिनिशिंग एरिया में बोलो, बहुत ही शार्प था। एंड कहने की जो चांसेस मिले चेल्सी को, चेल्सी ने मिस नहीं किया। एस्टन विला को भी थोड़ा बहुत चांसेस मिले थे, हाफ चांसेस वगैरह मिले थे, लेकिन अगर 90 मिनट्स का गेम देख तो एस्टन विला ने चेल्सी के कीपर को उतना टेस्ट भी नहीं किया। अगर पहली गोल की बात करें, कॉर्नर गैलेगर का बहुत ही बढ़िया गोल था, उसके बाद जैक्सन का बहुत ही बढ़िया फिनिश था, और लास्ट में जो एंजो फर्नांडिस का जो गोल आया था, अरे बाप रे बाप, वो बंदा वहाँ से फ्री किक उतना अच्छा डिलीवर कर सकता है। मतलब था थोड़ा बहुत अंदाजा था, बेनफिका में बंदा खेलता था, ठीक है फाइन, लेकिन पहली बार कहने की एंजो फर्नांडिस अपना छाप छोड़ते हुए प्रीमियर लीग में या फिर इंग्लैंड में कि भाई मैं भी हूँ। सेलिब्रेशन भी कल अनयूजुअल था, एंजो फर्नांडिस कल बोलते हुए भाई मैं भी आए हूँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत सीरियसली लो, राइट। और प्लेयर की बात करें तो मोसेस काइसेडो का कल बहुत ही बढ़िया गेम था। मिडफील्ड में बहुत कंट्रोल दिखा, बहुत दिन बाद मिडफील्ड में कंट्रोल दिखा, और स्पेशली एस्टन विला के अटैक के ऊपर, क्योंकि आप जानते हो ओली वाटकिंस बोलो, आप डगलस लुइस बोलो, या फिर आप कल टेलेमस को खिलाया गया था, मैगिन था मिडफील्ड में, तो अटैक काफ़ी भारी भरकम था। जो अटैक इस बार के प्रीमियर लीग में अच्छे भाई टीम को धूल चटाया है, लेकिन उस अटैक को आप कंपोस्ट कर रहे हो, उस अटैक को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो कहने की काइसेडो को या एंजो फर्नांडिस का जितने सारा वर्क रेट और पीछे सेंटर बैक पेयर में आपका थियागो सिल्वा भी कल नहीं था, बदिशिल और ये एक्सेल डिसाल्वे का जो कल काम था बहुत ही बढ़िया था। अटैकिंग एरिया में बोलो चिलविल और मालो गुस्तो बोलो, अटैकिंग एरिया में बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो टोटल मिला के चेल्सी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव विन, एंड बहुत दिन बाद चेल्सी फैंस को थोड़ा खुशी मतलब महसूस हुआ होगा। लेकिन कहने की एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चेल्सी कहने की ग्लिम्सेस ऑफ पॉइंट में ये सारे मैच दिया है हम लोगों को इस सीजन में। आप आर्सेनल के खिलाफ ड्रॉ बोलो, या फिर लिवरपूल के खिलाफ ड्रॉ बोलो, या फिर आप सिटी के खिलाफ ड्रॉ बोलो, तो थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस दिखा है, लेकिन अगले मैच में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा है। तो अगला मैच है क्रिस्टल पैलेस के साथ, तो चेल्सी को उस मैच में टर्न ऑफ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक मैच खेल दिया उसके बाद फिर से 3 मैच हाउलर पे हाउलर करते जाओ, ऐसे तरीके से नहीं होगा। अगर आप एक सीजन को आप ठीक ठाक तरीके से रन करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। तो अगले मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ है, तो होपफुल पोचिनो और उनके जो प्लेयर्स थे, जितने सारे प्लेयर्स एस्टन विला के साथ मैच खेल के कहने के मोटिवेशन तो मिलेगा, तो शायद ये मोटिवेशन को कैरी कर पाए। और FA कप में चेल्सी को अगला मैच उनको मिलेगा लीड्स यूनाइटेड के साथ। और कल नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्रिस्टल सिटी का भी मैच था, जहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत चुका है। क्योंकि मैं इस मैच की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका विनर के साथ मुकाबला होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का FA कप में। तो FA कप में अगर 2 फिक्चर में बता दूं, एक है चेल्सी वर्सेस लीड्स यूनाइटेड और आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट में हम लोग पिछली बार जब गए थे
एज अ विजिटर, तो हम लोगों ने 2-1 का हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार फिर से हम लोगों को नॉटिंघम फॉरेस्ट में खेलने जाना पड़ेगा एफए कप के लिए। तो देखना पड़ेगा एफए कप में हम लोग आगे बढ़ पाते कि नहीं, और या फिर चेल्सी आगे बढ़ पाता कि नहीं, राइट। तो चलिए वहाँ पे शिफ्ट करते बार्सिलोना में। बार्सिलोना में बहुत सारे अपडेट्स वगैरह हो रहे। पहला अपडेट ये है कि कुछ सोर्सेस की बात मानिए तो बार्सिलोना में एक बंदा है, दैट इज हांसी फ्लिक। वो स्पेन में अभी थोड़ा बहुत स्पेनिश सीख रहा है। तो स्पेन में बंदा स्पेनिश सीख रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्सी या फिर न्यूज़ वगैरह हो रहा है कि भाई बार्सिलोना उसको ऑफर कर दे कि नहीं। ऑल्दो डेको ने कहा कि हम लोग अभी भी कोई कोच को या फिर कोई मैनेजर को हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों का, थोड़ा बहुत सोर्स का ये मानना है कि हांसी फ्लिक बार्सिलोना से सीक्रेटली बात करते हुए थोड़ा बहुत बातचीत प्रोग्रेशन हुआ है। अब आगे जाके पता चलेगा क्या कि नहीं, कि अकॉर्डिंग टू मी हांसी फ्लिक विल नॉट बी द परफेक्ट मैनेजर फॉर बार्सिलोना। मैंने बारसा वाले वीडियो में आपको बोला ही था कि हांसी फ्लिक जब बायर्न म्यूनिख के साथ वो 6 ट्रॉफी वाला सीजन दिया था, उस बायर्न म्यूनिख में काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल थे। हाँ भाई, थोड़ा बहुत वो ईगो को संभाल सकता है, बड़े टीम को एक अल्टीमेट सक्सेस पे पहुंचा सकता है, लेकिन जर्मनी में जाके उसका करियर आप बोलोगे जर्मनी का कैंपेन बहुत घटिया था। और बार्सिलोना में स्पेशली यंग प्लेयर्स के साथ विद लो बजट और इतना प्रेशर, क्योंकि बायर्न म्यूनिख पे बुंडेसलीगा बोलो, लेकिन बार्सिलोना में ला लीगा मतलब वो एक ही लीग भाई नहीं है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ओवर पावर्ड है बुंडेसलीगा के अकॉर्डिंग टू। लेकिन बार्सिलोना अभी उस टाइम पे नहीं है कि बड़े बड़े प्लेयर्स बार्सिलोना में है। तो मुझे नहीं लगता इस यंग प्लेयर के साथ या ये यंग स्क्वाड के साथ हांसी फ्लिक कुछ ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन अगर डेको को या फिर बार्सिलोना मैनेजमेंट को लगता है कि हांसी फ्लिक इज देयर मैन, तो देखना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में क्या डिसीजन होगा, राइट। सेकंड चीज हो रहा है मेसन ग्रीनवुड के साथ। सेकंड न्यूज़ हमारा, मेसन ग्रीनवुड आप जानते हो अभी गेटाफे में खेल रहा है, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का मतलब ही प्लेयर है। एंड यूनियस ग्रुप जो जिम रैटक्लिफ वगैरह है वो ग्रीनवुड के साथ काम करना वगैरह चाहता है। एरिक टेन भी काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सोशल इमेज को देखते हुए अगर अगले समर विंडो में ग्रीनवुड को मैनचेस्टर यूनाइटेड ना बुलाए, तो ग्रीनवुड के ऊपर 2 टीम का नज़र है। एक है बार्सिलोना, कम से कम 2-3 महीने से थोड़ा बहुत बातें हो रहा था, और एक और टीम का नाम उठ रहा है, दैट इज एथलेटिको मैड्रिड। अब जानते हो सिमियोने थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर्स को पसंद करता है, एंड एक काउंटर अटैकिंग, अगर आप ग्रीनवुड का स्पीड देखो, उसका 2 पैर का शॉट देखो, या फिर आप सेंटर फॉरवर्ड भी खिला सकते हो ग्रीनवुड को, राइट विंग भी खिला सकते हो ग्रीनवुड को, राइट। तो कहने की एक वर्सेटाइल प्लेयर मिलेगा सिमियोने को। तो ग्रीनवुड का भी नाम एथलेटिको मैड्रिड से आ रहा है। अब देखना पड़ेगा अगले समर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या टेक ऑन लेगा ग्रीनवुड के ऊपर। मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को खिलाना चाहिए ग्रीनवुड को, क्योंकि देखो ग्रीनवुड का अगर खिलाते हो राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड, तीनों के जगह पे भी काम हो सकता है। और आई विल लव टू वॉच दैट कि गर्नाचो, ग्रीनवुड, हॉयलैंड और मेसन माउंट और ब्रूनो का कॉम्बिनेशन कैसा मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया एक खतरनाक अटैक हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस लेके आए ग्रीनवुड को। तो देखना पड़ेगा आने वाले समर विंडो में क्या डिसीजन वगैरह होगा, राइट। एंड उसके साथ अगर हम जाते हैं बार्सिलोना में एक भी और भी न्यूज़ आ रहा है, दैट इज बार्सिलोना का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो एक बहुत हर्ष डिसीजन होने वाला है। ऑल्दो डेको ने इसको रिजेक्ट कर दिया, डेको ने ना बोल दिया, लेकिन थोड़ा भी सोर्स की बात बोले, आने वाले समर विंडो में बार्सिलोना एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है, दैट इज फ्रैंकी डियोंग एंड रोनाल्ड अराउहो को मार्केट में दे सकता है। क्योंकि आप जानते हो फ्रैंकी डियोंग के लिए हम लोग तो पिछले समर विंडो में कुत्ते की तरह चेस कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हैग, राइट। लेकिन अल्टीमेटली डील ठीक ठाक नहीं हुआ था। तो फ्रैंकी डियोंग का मार्केट में एक प्राइस रखने वाला है बार्सिलोना ऑलमोस्ट 70 मिलियन का, और रोनाल्ड अराउहो का लिंक आ रहा था बायर्न म्यूनिख के साथ 2-3 महीने से। तो रोनाल्ड अराउहो का भी प्राइस वैल्यू रखने वाला है बार्सिलोना ऑलमोस्ट 100 मिलियन का। तो आपको क्या लगता है फ्रैंकी डियोंग और रोनाल्ड अराउहो को मूव ऑन करवाना चाहिए 180 मिलियन या 170 मिलियन के लिए, हेवी बजट के लिए, या फिर अभी फ्रैंकी डियोंग और रोनाल्ड अराउहो को नहीं बेचना चाहिए? आपको क्या लगता है? ऑल्दो डेको ने ये बोल दिया कि हम लोग भाई नहीं बेचेंगे, लेकिन सोर्सेज की बात मानिए, आप लोग जानते भी हो, क्योंकि बार्सिलोना का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, राइट। एंड कुंडे का भी एक थोड़ा बहुत न्यूज़ आ रहा था कि कुंडे के लिए अगर कोई क्लब ऑफर करता है तो बार्सिलोना ये ऑफर देखेगा। देखो ये तो मेरी तरफ से ये एक इंफॉर्मेशन है, मतलब ऑलमोस्ट कन्फर्म इंफॉर्मेशन है कि रोनाल्ड अराउहो या फिर कुंडे, ये दोनों में से एक बंदा रहेगा और एक बंदा जाएगा। क्योंकि देखो जितना भी हो, अगले समर विंडो में बार्सिलोना को थोड़ा कैश की ज़रूरत है, और सेलेबल एसेट आपके पास क्या है? सर्जियो रॉबर्ट्स को तो कोई नहीं खरीदेगा, फेरान टोरेस को तो कोई नहीं खरीदेगा, रफीना भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, बंदे का बैक टू बैक इंजरी पे इंजरी हो रहा है। तो आपके पास सेलेबल एसेट है फ्रैंकी डियोंग, रोनाल्ड अराउहो आपका एंड कुंडे। तो मुझे लगता है बैक लाइन में अगर क्रिश्चियनसन बोलो या इनिगो मार्टिनेज बोलो, बाल्डे को स्टे करवाए, जाओ कैंसेलो को भी थोड़ा बहुत स्टे करवाने की चाहे बार्सिलोना, तो कुंडे और अराउहो के बीच में एक बंदे का बली तो गारंटी होगा। तो देखना पड़ेगा। और आने वाले सीजन में थोड़ा बहुत
एक और थोड़ा बहुत चांस है बार्सिलोना का। मिटुमा के लिए भी बार्सिलोना जा सकता है, ब्राइटन का जो विंगर है मिटुमा, और उस डील में शायद अंसु फाती को यूज़ कर सकता है। एंड अंसु फाती अभी ब्राइटन में लोन पे, तो देखना पड़ेगा अंसु फाती को यूज़ करके मिटुमा, क्योंकि मिटुमा देखो पिछले 1-2 साल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड मिटुमा पिछले 2-3 महीने पहले मैनचेस्टर सिटी के साथ भी लिंक था, तो देखना पड़ेगा मिटुमा का भी ट्रांसफर बार्सिलोना कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग मूव करेंगे रियल दे मैड्रिड। रियल दे मैड्रिड में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक जो न्यूज़ है धमाकेदार न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि भाई हमारे पास सेंटर बैक नहीं है। हमारा जो अगला मैच है, मैंने गला फाड़ फाड़ के बोला था अगले पिछले वीडियो में कि हम लोगों का बहुत बड़ा मैच, अगला मैच अगेंस्ट जिरोना, एंड दैट विल बी द 6 पॉइंटर, क्योंकि जिरोना के साथ हम लोग अगर जीतते तो हम लोग डायरेक्ट 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। 1 नंबर पे है ही, लेकिन 5 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा विथ अस एंड जिरोना, राइट। लेकिन ऑल द होम गेम है, लेकिन हमारे पास कोई सेंटर बैक अवेलेबल नहीं है, रूडिगर अवेलेबल नहीं है, नैचो फर्नांडेज भी अवेलेबल नहीं है। अब आपको शायद सेंटर बैक प्लेयर में दिखेगा चुआमेनी एंड कारवाहाल, राइट। अब क्या होगा मैच का मुझे कुछ नहीं पता, प्रीव्यू में मैं सोच के बताऊंगा, पता नहीं प्रीव्यू में क्या बताऊंगा, लेकिन आपको ये सेंटर बैक पेयर देखना पड़ेगा। कारवाहाल और चुआमेनी का सेंटर बैक पेयर से क्या होगा। एंड जिरोना जैसी टीम को जो प्रेस करते हैं, जो ज़्यादा गोल देने के लिए जाना जा रहा है कहने की सीजन, और उस जिरोना के अगेंस्ट में अगर आप ये सेंटर बैक पेयर खिलाते हो, पता नहीं, तो देखना पड़ेगा। तो ये है न्यूज़ भाई, आप प्रे करो रियल मैड्रिड के लिए अगला मैच कुछ गड़बड़ ना हो, राइट, कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो कि 4-5 गोल ना पेल दे। और तो देखते, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे पास ब्लॉकेज वगैरह है, कैमाविंगा है, वेलवर्डे, लुका मॉड्रिच है, कहने की वर्क रेट देने के लिए हमारे पास मिडफील्ड में मिडफील्डर है, लेकिन Carvajal and Chouameni at the end of the day is not a perfect center back player that you want to see. देखना पड़ेगा, राइट। वहां से हम लोग मूव करेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड खेमे से बहुत बड़े बड़े न्यूज आ रहे हैं। क्या है न्यूज? पहला न्यूज है कि मार्कस रैशफोर्ड के बारे में। देखो, मार्कस रैशफोर्ड पिछले समर विंडो में भी पीएसजी से लिंक्ड है, एंड पीएसजी का भी थोड़ा बहुत न्यूज आ रहा है कि एम्बापे अगले समर विंडो में रियल मैड्रिड जाने का बहुत बड़ा एक चांसेस है। मतलब आप जान ही चुके हो, कहने की 1-2 साल खींच चुका है, हाईएस्ट जितना खींचना चाहा एम्बापे और पीएसजी ने वो हो चुका है। तो अगले समर विंडो में आई थिंक 80% से 90% चांस है कि भाई रियल मैड्रिड चला जाएगा। रियल मैड्रिड अगर चाहता है तो पीएसजी को एक लेफ्ट विंगर की जरूरत है, एंड आई थिंक रैशफोर्ड इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ किलियन एम्बापे। एम्बापे जैसा क्वालिटी तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, और स्पेशली इन लीगा 1 रैशफोर्ड विल बी द परफेक्ट साइनिंग फॉर पीएसजी। तो अभी देखना पड़ेगा मार्कस रैशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनाइटेड मूव ऑन करवाना चाहता है कि नहीं। अगर पीएसजी आता है तो मार्कस रैशफोर्ड से आप 60-65 मिलियन आप उठा सकते हो, और मुझे लगता है दैट इज द राइट टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू रिमूव मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है, पता है भाई, लेकिन 8 साल से बंदा खेल रहा है, लेकिन उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर वो कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस करने का जो चीज़ होता है वो नहीं दिख रहा है। एंड मार्कस रैशफोर्ड एक बंदा अगर 8 साल खेलता है ना, तो एक क्लब का लेजेंड बन जाता है, लेकिन अभी भी 8 साल बाद भी उसका वो नाइट क्लब का प्रॉब्लम है। तो कहने के मार्कस रैशफोर्ड हमारे टीम का वो फेस नहीं बन सकता। न्यूज़ ग्रुप जब आया है, जिम रैटक्लिफ आए, तो कहने की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्लब का, तो थोड़ा बहुत मेंटलिटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मुझे लगता है दैट द परफेक्ट टाइम कि रैशफोर्ड को मूव ऑन करवाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड से, राइट। सेकंड चीज़, मैंने शॉर्ट्स बना लिया ऑलरेडी, शॉर्ट्स आप देख चुके हो ओल्ड ट्रैफर्ड के बारे में। ओल्ड ट्रैफर्ड का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है। 2 ऑप्शन दिए हैं इनर्स ग्रुप और आपके जिम रैटक्लिफ ने कि हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड को गिरा के पूरे स्क्रैच से फिर से बनाएंगे, या फिर एक अलग स्टेडियम बनाएंगे, 90,000 कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे वेम्बली ऑफ द नॉर्थ। तो देखना पड़ेगा किस चीज़ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं वोट वगैरह होता है, यानी कौन सी चीज़ पे डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मैं बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे कि ओल्ड ट्रैफर्ड बहुत इमोशनली कनेक्टेड हम लोगों के पास है, तो ओल्ड ट्रैफर्ड को ना गिरा जाए, ओल्ड ट्रैफर्ड में ही एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए। क्योंकि देखो, एक स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट करने से बहुत आसान होता है कि नया स्टेडियम बनाने का। अगर आप बोल रहे हो नहीं, ओल्ड ट्रैफर्ड को गिरा के फिर से बनाया जाए, एंड दैट विल बी द क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा ही। तो देखना पड़ेगा कौन सा डिसीजन लेते हैं न्यूज़ ग्रुप आप बोलो, जिम रैटक्लिफ बोलो। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, 2005 के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत दिन बाद ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर बातचीत हो रहा है, एंड हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब एक
पॉजिटिव या प्रोग्रेशन पॉइंट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप टॉटनहम का स्टेडियम बोलो, आर्सेनल का स्टेडियम बोलो, बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम हो गया। और आने वाले जो यूरो है इंग्लैंड का, ओल्ड ट्रैफोर्ड ऑल्दो वेम्बली के बाद ओल्ड ट्रैफोर्ड का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओल्ड ट्रैफोर्ड को एक भी मैच नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सर्विस अच्छा नहीं ओल्ड ट्रैफोर्ड का। तो देखना पड़ेगा जिम रैटक्लिफ क्या डिसीजन लेते हुए, तो देखते। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र के बारे में, थोड़ा बहुत बात करेंगे। अगले समर विंडो में जैसे ट्रांसफ़र होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड फोकस कर रहे हैं वो सब प्लेयर के ऊपर जो प्लेयर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल ईयर में हैं। तो ये पॉजिटिव डिसीजन वापस आ रहे फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड में। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड धीरे धीरे वो राइट पाथ में एक कहने की साइन देते हुए बहुत दिनों बाद, 6-7 साल बाद, क्योंकि 6-7 साल में जितने सारे ट्रांसफ़र हुए हमारे क्लब में, 90% बोले 80% हुए घटिया ही हुए, रॉन्ग डिसीजन हुए, हाउलर्स हुए, ज़्यादा ओवर पे किया गया, राइट। एंड कहने के कॉन्टैक्ट्स को, ये सब कॉन्टैक्ट्स को या फिर ये सब टर्म्स एंड कंडीशन को देखा नहीं गया। तो फाइनली एक पॉजिटिव मूवमेंट यूनाइटेड पे होते हुए। एक और चीज़ भी है, एरिक टेन हैग का पावर थोड़ा कम होगा ट्रांसफर में, क्योंकि आप देखो पिछले 2 साल में एरिक टेन हैग जितने सारे प्लेयर्स लेके आए, बहुत सारे प्लेयर्स चले हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ये भी है कि ओवर पे भी किया गया। हमारे ट्रांसफर के जो बैलेंस है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ है। इसके सबसे बड़ा कारण है फ्रैंकी डियोंग को 3 महीने आप कुत्ते की तरह चेस किए। भाई एक बॉल कैरियर चाहिए, तो दुनिया में बॉल कैरियर एक ही है क्या? दैट इज द पॉइंट। आप एंटनी को लेके 100 मिलियन देके, वो भी एक पॉइंट है। ओनाना का एक पॉइंट है, एंड उसके बाद सोफियान अमराबाद का एक पॉइंट है। तो बहुत सारे प्लेयर्स, मेसन माउंट का भी एक पॉइंट है। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं तो जो एरिक टेन हैग का ट्रांसफर है, लेकिन ठीक ठाक तरीके से काम नहीं किया यूनाइटेड में। तो इसलिए एरिक टेन हैग का थोड़ा बहुत पावर या इस पर घटेगा। और हमारे जो डायरेक्टर होगा, न्यू डायरेक्टर, और ये भी न्यूज़ है, आने वाले कुछ दिन के अंदर हम लोग अपना न्यू डायरेक्टर एस्टेब्लिश कर देंगे। एंड कुछ प्रीमियर लीग का कुछ जो मतलब वो रूल्स वगैरह है, वो रूल्स वगैरह ठीक ठाक हो जाने के बाद 15-16 दिन या फिर 1 महीने के अंदर हम लोग अपना न्यू डायरेक्टर एस्टैब्लिश कर देंगे। और होपफुली इस बार न्यू डायरेक्टर ऐसा होगा जो फुटबॉलिंग ब्रेन होगा, राइट। तो देखना पड़ेगा ये सारे, एक फुटबॉलिंग ब्रेन अगर एक मैनेजमेंट में आता है तो देखना पड़ेगा आने वाले महीने में या आने वाले सीजन में कैसे हमारा क्लब पॉजिटिव वे में मूव ऑन करेगा। अब अगर थोड़ा बहुत और भी ट्रांसफर न्यूज़ की बात करें, दैट इज वारान का एक न्यूज़ आ रहा है कि अगले समर विंडो में अल नसर जो रोनाल्डो के क्लब है वो आ सकता है वारान के लिए 50 मिलियन का ऑफर देने के लिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई वारान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 50 मिलियन अगर मिल रहा है तो 50 मिलियन में हम लोग मार्केट से अलग सेंटर बैक उठा लेंगे। बहुत सारे लोग बोले नहीं, वारान जैसा एक एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं छोड़ना चाहिए, एक और साल वारान को देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वारान को मूव ऑन करवाना चाहिए, क्योंकि वारान का जो इंजरी रिकॉर्ड है वो काफ़ी घटिया है, राइट। वो बंदा मतलब बैक टू बैक आपको गेम नहीं दे पाता। तो अगर उसके लिए 50 मिलियन मिल रहा है, देखो 25-30 मिलियन होता तो मैं नहीं बोलता नहीं भाई उसको नहीं रखो, उसको काम पे लगाओ। लेकिन अगर 50 मिलियन मिल रहा है तो 50 मिलियन दे के या फिर 55 मिलियन देके आप मार्केट से नया सेंटर बैक, अच्छा सेंटर बैक उठा सकते हो। तो देखना पड़ेगा इसके ऊपर भी क्या डिसीजन वगैरह लेता है। एरिक्सन के ऊपर बातचीत हो रहा है, गलतासराय से एरिक्सन का भी ऑफर आया, तो अगले समर विंडो में एरिक्सन भी कल्टी मार सकता है। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली ब्रूनो फर्नांडिस का ऑफर आया था इस जनवरी विंडो में, विंटर विंडो में, सऊदी लीग से। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ये कहने के रिजेक्ट करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, इसमें भी फैंस बटे हुए कि अगले समर विंडो में ब्रूनो को हम लोगों को सेल करना पड़ेगा कि नहीं। देखो हमारे पास मेसन माउंट है, हमारे पास क्रिएटिविटी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हम लोग थोड़ा बहुत एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर उठा सकते हैं 25-30 मिलियन में। अगर ब्रूनो फर्नांडिस को, आपको क्या लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस का हम लोग क्या यूज़ कर पाए, उससे मूव ऑन करना चाहिए अगले समर विंडो में और थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन चाहिए, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस को अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए? देखो मेरा मानना है कि ब्रूनो के पास जो पोटेंशियल है हम लोगों ने 100% वो पोटेंशियल नहीं लिया है। एंड ब्रूनो इज अ मैन कि अपने अवेलेबिलिटी ब्रूनो का बहुत बढ़िया है, फिटनेस ब्रूनो का बहुत बढ़िया, दैन ब्रूनो का जो क्रिएटिविटी वगैरह है, आज भी अगर आप ब्रूनो को मिडफील्ड से निकाल देते हो तो क्रिएटिविटी थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड का खत्म हो जाता है, राइट। तो मुझे लगता है ब्रूनो को कहने की मूव ऑन नहीं करवाना चाहिए। आने वाले 1-2 साल तक ब्रूनो के ऊपर हम लोग रिलाई करना चाहिए, या फिर आप रोटेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 90 मिनट तक खिलाओ, लेकिन रोटेट कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है ब्रूनो को कंटिन्यू करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। दैट इज ऑल द न्यूज़। देखना पड़ेगा आने वाले सीजन में क्या, समर सीजन में क्या डिसीजन लेगा। तो ये है बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर की जितने सारे न्यूज़ हुए आजकल के बीच में। तो आई होप आपको अपडेटेशन मिला, थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह मिला। और अगर हम लोगों का वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अगर अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।